अक्सर हिंदुत्व को लेकर भाजपा पर सियासी हमले करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोल दिया है। भाजपा और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कह दिया कि सीएम योगी धार्मिक नेता नहीं है और यूपी में भाजपा अधर्म कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी पर राहुल गांधी की बयानबाजी पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने यूपी सरकार पर राहुल के बयान का इशारों में समर्थन किया है। गोरखनाथ पीठ की बात की जाए तो शुरुआती दौर में उसकी स्थापना ही ढोंग, पाखंड, छलावा, धर्म के नाम पर लूट के विरोध में स्थापित हुआ था और आज उस पीठ की गरिमा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। लेकिन सीएम योगी पर राहुल गांधी की टिप्पणी से नाराज भाजपा के साथ ही साधु संतों ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। पूरे संत समाज का अपमान है। श्री राहुल गांधी जी को इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने धर्म के बहाने भाजपा पर हमला किया है, लेकिन इस बार सीधे सीएम योगी पर बयानबाजी करके राहुल गांधी ने नए सियासी विवाद को हवा दे दी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की और कांग्रेस को धर्म के ही मुद्दे पर घेर लिया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खोवाई जिले में एक जनसभा करके अपने 2 दिवसीय प्रचार अभियान की शुरुआत की और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस देश के विकास का बैरियर है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग विकास नहीं करते, इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सीएम योगी ने त्रिपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दल न सिर्फ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, बल्कि त्रिपुरा में घुसपैठ के लिए भी दोनों दल ही जिम्मेदार हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में भी बाधा पैदा करते थे और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को भी त्रिपुरा में कई जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव होना है और मुकाबला भाजपा और कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन के बीच है। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब यूपी सरकार भी इसी महीने अपना बजट पेश करने जा रही है। यूपी की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने वाली है। 20 फरवरी को यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आगाज होगा और 21 फरवरी को योगी सरकार यूपी का बजट पेश करेगी। 2024 में होने वाले चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि यूपी का बजट भी भारी भरकम होगा। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी के बजट में भी मोदी सरकार के बजट की झलक होगी। राज्य का बजट आना है तो राज्य का बजट भी हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, डेवलपमेंट के हमारे काम है, उसे ही प्रदर्शित करने वाला बजट होगा और बजट में सभी समाज के वर्गों के लिए। वहीं बजट सत्र के बाद यूपी भाजपा संगठन में भी बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा आलाकमान ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन का खाका तैयार कर लिया है, जिसका ऐलान बजट सत्र के समापन के बाद किया जाएगा। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि संगठन के पुनर्गठन की अनुमति दी जाए, तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए पार्टी ने कहा है और हम बहुत जल्दी बैठ के बातचीत करके विचार विमर्श करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 से पहले यूपी में अपनी तैयारियां तेज करने के लिए भाजपा संगठन में बड़े पदाधिकारियों से लेकर जिला स्तर तक बदलाव कर सकती है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की नॉन स्टॉप बयानबाजी के बीच सवाल खड़ा हुआ है कि क्या भाजपा 2024 में स्वामी की बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य का दोबारा टिकट देगी। रामचरितमानस के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के खिलाफ सियासी हमले तेज कर दिए हैं। मानस विवाद पर बदायूं से भाजपा सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने दबी जुबान में पिता का समर्थन किया था, जिसके बाद संघमित्रा के भाजपा में बने रहने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन भाजपा ने गेंद संघमित्रा मौर्य के पाले में डाल दी है। वो हमारी सांसद है और हमारे संबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है, ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। इसके पहले भी 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद जब भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर राजनीतिक हमले शुरू किए थे तो संघमित्रा मौर्य ने पिता का बचाव किया था और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन उस वक्त भी संघमित्रा मौर्य ने भाजपा छोड़ने की बात से इनकार कर दिया था और रामचरितमानस विवाद पर पहले पिता का समर्थन करने वाली संघमित्रा मौर्य ने इस बार भी बदायूं से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी का बयान संघमित्रा मौर्य के लिए संदेश है कि उन्हें पार्टी और पिता में किसी एक को चुनना होगा।
और अब खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है, यूपी परिवहन निगम की बसों में सफर करना अब महंगा हो गया है। अब बस में सफर करने वालों को पहले के मुकाबले ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। परिवहन निगम ने अलग अलग रूट पर साधारण बसों समेत सभी तरह की बसों का किराया बढ़ा दिया है। अब ₹1.05 की जगह ₹1.30 प्रति किलोमीटर के हिसाब से साधारण बसों में यात्रियों से किराया लिया जाएगा। परिवहन निगम की नई दरों के मुताबिक सामान्य बसों में ₹1.05 प्रति किलोमीटर की जगह अब ₹1.30 लिए जाएंगे। वॉल्वो बस में ₹2.32 प्रति किलोमीटर की जगह ₹2.57 लिए जाएंगे। जनरल बसों में ₹1.57 प्रति किलोमीटर की जगह अब ₹1.82 लिए जाएंगे। एसी स्लीपर बसों में ₹2.10 प्रति किलोमीटर की जगह अब ₹2.35 लिए जाएंगे। जाहिर है रोडवेज बसों में किराए की बढ़ोतरी 3 साल के बाद हुई है। कुछ लोग इसे सुविधाओं के लिहाज से सही मानते हैं तो कुछ लोग जेब पर महंगाई की मार मानते हैं। 268 अभी 1-2 दिन पहले मैं गई रेणुकूट तो 224 में गई हूँ, आज आ रही हूँ 268 में आई हूँ। कितना फर्क हो गया? काफ़ी ज़्यादा, जहाँ 250 था 300 हो गया। खर्च 50 रुपए महंगा पड़ा तो बच्चे का भी लगेगा, बाकी लोगों का भी लगेगा, तो काफ़ी किराया बढ़ गया। बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि किराए बढ़ने के पीछे परिवहन निगम का तर्क है कि 3 साल से किराए न बढ़ने से निगम का घाटा दिसंबर 2022 तक 210 करोड़ हो चुका है। बसों के किराए में बढ़ोतरी पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन विपक्ष इसे अलग चश्मे से देख रहा है। बस का किराया बढ़ाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तंज भरा ट्वीट किया और लिखा कि बस का किराया 24% बढ़ाकर क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्च जनता की जेब से निकालना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है न अब तक पिछला निवेश आया है और न अगला आएगा। अमीरों की पोषक बीजेपी ने महंगाई को गरीब और आम जनता की नियति बना दिया है। बीजेपी के हटने से ही महंगाई हटेगी। एक तरफ बस किराए में बढ़ोतरी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार बेहद सजग है। 10 से 12 फरवरी तक होने वाले इन्वेस्टर समिट का संचालन कुशल तरीके से हो, इसके लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। G20 समिट को लेकर अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यूपी के IAS अफसरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। पुलिस कर्मियों की छुट्टी पहले कैंसिल की जा चुकी है। जाहिर है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 के आयोजन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए आयोजन क्षेत्र को 4 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है। पहले से जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल के साथ साथ कानपुर की ही चूना मिल को कब्जाने का नया आरोप सामने आया है। तकरीबन 50 की संख्या में शिक्षिकाएं पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के दफ्तर पहुंची और मुस्लिम एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अब्दुल हसीब पर जबरन स्कूल कब्जाने का आरोप लगाया। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक आरोपी हसीब आपराधिक प्रवृत्ति का है और वो सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा मिराज सोलंकी का पार्टनर है। इरफान सोलंकी के जो चाचा हैं मिराज सोलंकी उसके पार्टनर भी हैं। साथ में 3 जून के दंगे में भी इसका नाम है, जिसमें बहुत से आला अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं और उसका नाम हटा दिया। प्रिंसिपल के मुताबिक जिस वक्त आरोपी हसीब अपने 20-25 साथियों के साथ स्कूल पहुंचा था, उस वक्त स्कूल में बच्चे एग्जाम दे रहे थे, साथ में पुलिस भी थी, जिस पर कमिश्नर का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस साथ गई थी। एक पक्ष माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लेके हमारे पास आए थे। उच्च न्यायालय के आदेश में ये अंकित था कि दूसरा पक्ष जो विद्यालय परिसर में प्रवेश करना चाहता है। इधर कानपुर में एक और मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी का नाम आया है। सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए चूना मिल पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने बांग्लादेश के रहने वाले एक ग्रुप को पकड़ा। अवैध तरीके से रह रहे 32 बांग्लादेशियों को आगरा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी को आगरा में अवैध तरीके से रहने पर जेल भेज दिया गया है। इसमें 15 पुरुष, 4 बच्चे और बाकी महिलाएं शामिल हैं। गिरफ्तार सभी बांग्लादेशी आगरा की पॉश कॉलोनी के पास पड़े मैदान में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे और कूड़ा बीनने का काम करते थे। बांग्लादेश के रहने वाले हैं और यहाँ पर कुछ समय पूर्व यहाँ पर सब लोग आए हैं। इनको वहाँ एक व्यक्ति है जो लाता था यहाँ। इन बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की खुफिया एजेंसी की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक अभी भी आगरा में सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी रह रहे हैं। आईबी ने कहीं न कहीं कई महीनों की मेहनत के बाद इस पर आगरा पुलिस का सहयोग लेकर 32 बांग्लादेशी अरेस्ट किए हैं। बताया जा रहा कि पकड़े गए बांग्लादेशियों ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा लिए थे और काफी दिनों से भारत में डेरा डाले हुए थे। जांच एजेंसियां पकड़े गए बांग्लादेशियों की पूरी किताब खंगालने में जुटी हैं।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जाधारियों को हटाने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। इससे पहले भी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। बनभूलपुरा में रेलवे के 29 एकड़ जमीन पर लोग रहते हैं। रेलवे ने नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा था। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण का आरोप है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। 5 जनवरी को पहली सुनवाई हुई थी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ के आधे परिवार भूमि को पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी की टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।